So we'll go ahead with expression for critical और orbital velocity again. तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि क्रिटिकल या ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है. तो इफ यू रिमेम्बर, जब हमने देखा था हाउ टू सेट एन सैटेलाइट इनटू एन ऑर्बिट, तो हमने 2 स्टेज रॉकेट सिस्टम यूज किया था, जिसमें से फर्स्ट स्टेज रॉकेट सिस्टम का काम था, फर्स्ट स्टेज का काम था टू टेक द सैटेलाइट टू अ डिजायर्ड हाइट. उसके बाद 90 डिग्री से रोटेट होता है, और स्टेज 2 का काम है टू गिव इट अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को हम लोग वेलोसिटी प्रोजेक्शन भी बोलते हैं, या फिर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी बोलते हैं. अब अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम हुआ, then the orbit is elliptical with the point of position being apogee, right? Correct. If the velocity given, मतलब horizontal velocity given to the satellite is equal to that particular value, circular motion, तो वो जो वेलोसिटी है, पर्टिकुलर वैल्यू जो है, उसको आप बोलते हो क्रिटिकल वेलोसिटी. तो आज हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी को एक बार डिफाइन करेंगे, मतलब वापस से डिफाइन करेंगे, उसका एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, फिर हम लोग टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट का एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, and lastly we will calculate what is the binding energy of a satellite. So to start off with, we will first of all derive what is expression for critical velocity of a satellite. और क्रिटिकल वेलोसिटी को और एक नाम है, दैट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी. क्योंकि इतना वेलोसिटी रहा तो फिर सैटेलाइट विल परफॉर्म सर्कुलर ऑर्बिट्स around Earth, that is why it is called as orbital velocity as well. तो पहले हम डिफाइन ही कर देते हैं. तो कैन यू टेल मी हाउ टू डिफाइन क्रिटिकल वेलोसिटी? जैसे हमने एस्केप वेलोसिटी डिफाइन किया था, द मिनिमम वेलोसिटी with which an object is thrown vertically up such that it escapes Earth's gravitational field is known as escape velocity. वो वर्टिकल वेलोसिटी था, ये हॉरिजॉन्टल है. So the minimum horizontal velocity given to a satellite at some height on the surface of Earth, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है आप हाइट पे देते हो, और ये कौन सा वेलोसिटी है? हॉरिजॉन्टल है. So the minimum horizontal velocity given to a satellite at certain height from the surface of Earth, for which the satellite starts performing circular motion around Earth, is known as orbital velocity or critical velocity, right? So the minimum horizontal velocity given to a satellite at certain height h, from the surface of Earth, such that the satellite performs circular motion. तो सैटेलाइट परफॉर्म्स, ये सर्कुलर मोशन इंपॉर्टेंट है, परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन is known as critical velocity, is known as critical or orbital velocity. इसको या तो VC से डिनोट करोगे या फिर VO से डिनोट करोगे, वन ऑफ द टू नोटेशंस. अब हमको एक्सप्रेशन डिराइव करना है, एक्सट्रीमली सिंपल एक्सप्रेशन है. हमारे पास एक सैटेलाइट है विच इज ऑर्बिटिंग एट सर्टेन हाइट, some height h from the surface of Earth. So let us say this is Earth, और Earth का रेडियस हम मान लेंगे कैपिटल R. So let us say radius of Earth is capital R. Height of the object from the surface of Earth is h. तो यहाँ पे हमारे पास एक सैटेलाइट है, सैटेलाइट का मास है स्मॉल m. So let us take mass of satellite as m. Capital M is the mass of Earth. ये r प्लस h को मैं बोल दूंगा स्मॉल r. इसको ऑर्बिटल रेडियस भी बोलते हैं. तो कहीं पे अगर ऑर्बिटल रेडियस ये वर्ड सुनोगे तो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड. ऑर्बिटल रेडियस इज द डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट और एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ.
तो स्मॉल आर इज आर प्लस एच, और ऑर्बिटल क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये ऑर्बिट में है, दैट इज बाय ऑर्बिटल रेडियस, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट इज ऑर्बिटल रेडियस। तो एक काम करेंगे, थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक जो ऐसे बता देता हूं मैं। कंसिडर कंसिडर a satellite revolving in circular orbit around earth. Consider a satellite of mass m revolving in circular orbit around earth, in circular orbit around earth. जो जो पैरामीटर हमको लगने वाले सारे के सारे एक साथ डिफाइन कर दो। तो लेट अस से स्मॉल एम तो तुमने बोल दिया, क्या है स्मॉल एम? मास ऑफ सैटेलाइट। लेट कैपिटल एम इज मास ऑफ अर्थ, capital R is radius of earth, H is height of the satellite, small r, which is R plus H, is orbital radius of satellite. इतने ही पैरामीटर लगने वाले हैं हमको, वी डू नॉट नीड एनीथिंग एल्स। देन द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि सर्कुलर मोशन है तो सर्कुलर मोशन में कंपलसरी फोर्स कौन सा है? सेंट्रीपिटल। किसने प्रोवाइड किया? ग्रेविटेशन। और कोई तो फोर्स है नहीं यहाँ पे। तो देखो बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है। तो हमने पहले बेसिक बेसिक आइडिया बता दिया क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है। उसके बाद एक ऑब्जेक्ट लिया, सैटेलाइट लिया जिसका मास m था, जो हाइट h पे है, एंड इट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन जब भी सुनोगे तो एक फोर्स होना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। और हर एक फोर्स का एक सोर्स होता है। जैसे तुम्हारा वेट है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, वैसे यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। सो द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय the necessary centripetal force is provided by gravitational force between is provided by gravitational force between the earth and the satellite, between the earth and the satellite. Therefore centripetal force is equal to gravitational force, is equal to gravitational force. तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला याद है? mv²/r, स्मॉल r, क्योंकि स्मॉल r इज ऑर्बिटल रेडियस। और v कौन सा? c, क्योंकि ये मोशन कौन सा है? सर्कुलर है। आप इसको o भी लिख सकते हो, सिर्फ सीबीएसई की बुक में o लिखते हैं, स्टेट बोर्ड के बुक में c लिखते हैं, इतना ही डिफरेंस है, बाकी कुछ डिफरेंस है नहीं। इज इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। एक r एक m, एक r एक m हो गया कैंसल। तो हमारे पास क्रिटिकल वेलोसिटी का स्क्वायर आ गया v कैपिटल M बाय r। तो क्रिटिकल वेलोसिटी आ गया अंडर रूट ऑफ g m बाय r। अब देखो नोट्स टू नोट्स, बुक टू बुक लिखने का तरीका अलग है। कोई डायरेक्टली स्मॉल r के टर्म में लिखता है, कोई r प्लस h लिखता है। तो ठीक है, r प्लस h लिख लो। तो vc इक्वल टू, मैं काम करता हूँ इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूँ, क्योंकि ये भी क्रिटिकल वेलोसिटी का ही एक्सप्रेशन है। आई प्रिफर टू यूज दिस नोटेशन, ज्यादा सिंपल है, बट ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में जैसा दिया है उसको फॉलो कर लेंगे। अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर प्लस एच, क्योंकि स्मॉल आर क्या था? आर प्लस एच। तो ये एक एक्सप्रेशन है क्रिटिकल वेलोसिटी का। देन वी ऑल्सो नो दैट बट जी एच इक्वल टू, इफ यू रिमेम्बर जी एच इक्वल टू, याद है क्या? हाँ, जी एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर, जी एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर। Therefore gm equal to gh into r plus h square, equation number 3, from equation number 3 and 4, from equation number 3 and 4 you will have
VC इक्वल टू अंडर रूट ऑफ GH इंटू R प्लस H का स्क्वायर अपॉन R प्लस H, एक R प्लस H और एक R प्लस H हो गया कैंसल्ड आउट। तो देयरफॉर यू हैव VC इक्वल टू अंडर रूट ऑफ GH अपॉन R प्लस H। ये हो गया एट सम हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। लेकिन अगर अगर ये हाइट बहुत छोटा होता, बहुत छोटा होता, तो R प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R और GH इज इक्वल टू G। तो GH की वैल्यू क्या आ जाती, G आ जाती, और R प्लस H क्या होता, R। तो एज आई टोल्ड यू, लिखने का तरीका अपना अपना है। आई वुड प्रिफर टू राइट डाउन इफ H इज वेरी वेरी लेस देन R, then R plus H is approximately equal to R and GH is approximately equal to G। तो आपको VC मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ GR। तो ऐसा भी कर सकते हो। अदरवाइज अभी आपके बुक का जो अप्रोच है, फिर बुक के अप्रोच में ऐसा नहीं लिखा है। बुक के अप्रोच में बोला है वी नो दैट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, वी नो दैट what do you know is VC equal to under root of GM upon small r, मतलब R plus H। if H is very very less than R, then क्या मिलेगा आपको, R plus H equal to क्या मिलेगा, R। therefore critical velocity VC equal to root of GM by R बराबर। बट G सरफेस वैल्यू है ये। वहां पे पिछले केस में क्या था, GH था, वो वैल्यू था एक्सीडेंट टू ग्रेविटी एट हाइट H। ये वैल्यू है G का एट द सरफेस। तो G इक्वल टू GM बाई R स्क्वायर। तो देयरफॉर यू हैव GM इक्वल टू GR स्क्वायर। ये सब्स्टिट्यूट कर दो। देयरफॉर VC इक्वल टू अंडर रूट ऑफ GR स्क्वायर अपॉन R बराबर। कैंसल एंड कैंसल, तो VC इक्वल टू अंडर रूट ऑफ GR। तो ऐसा भी चलता है, या फिर डायरेक्टली यहां से नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हो। इस इक्वेशन से अगले स्टेप पे लिख सकते हो, इफ हाइट इज वेरी वेरी स्मॉल तो R प्लस एच इज R प्लस एच इज R, GH इक्वल टू G। तो GH का H निकाल दो, G, R प्लस H का H हटा दो, R, तो रूट ऑफ GR। तो बोथ वेज आर फाइन ऑफ डिराइविंग दिस एक्सप्रेशन। हो गया, गुड, इजी, यस, नथिंग डिफिकल्ट एट ऑल। अब एक जो टॉपिक मैंने दिया नहीं है क्योंकि आपको सिलेबस में लिखा नहीं है, वो इन द फॉर्म ऑफ MCQ आता है, बीच में एक आध बार आया था, नीट एग्जाम में आया था। व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड क्रिटिकल वेलोसिटी। तो डिराइव कर लेंगे एक्सप्रेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड क्रिटिकल वेलोसिटी। तो बताओ, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड क्रिटिकल वेलोसिटी। VE इक्वल टू रूट टू VC। तो कैसे डिराइव किया, वी नो दैट एस्केप वेलोसिटी VE इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2GR। therefore VE इक्वल टू रूट 2 इंटू रूट ऑफ GR। लेकिन रूट ऑफ GR क्या है, ये VC है, बट रूट ऑफ GR is equal to VC। therefore escape velocity is root 2 times of critical velocity। हो गया, डन, सिंपल क्लियर। तो सिर्फ स्टेप्स याद रखो। क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी डिराइव करने के लिए व्हाट विल बी योर अप्रोच, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू, डन, बाकी कुछ नहीं है उसमें। तो नाउ गोइंग अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक। इतना तो हमने लास्ट टाइम भी किया था, लास्ट लेक्चर में। नाउ वी विल डिराइव व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ एन सैटेलाइट, टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट।
तो हमारे पास एक सैटेलाइट है विच इज ऑर्बिटिंग अराउंड अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट, उसका आपको फाइंड करना है टाइम पीरियड। यू आर सपोज टू फाइंड आउट टाइम पीरियड ऑफ दिस सैटेलाइट। और ये मोशन कौन सा है, सर्कुलर है। तो व्हाट विल बी योर अप्रोच फॉर डिराइविंग टाइम पीरियड? What will be your approach for deriving time period of a satellite? तुम्हारे पास पहले तो इंफॉर्मेशन क्या, उसको गैदर करो। सैटेलाइट इज इन सर्कुलर मोशन, मतलब वेलोसिटी इज, अभी हमने एक एक्सप्रेशन डिराइव किया, किसका था वो, क्रिटिकल। तो जब सर्कुलर मोशन हो तो सैटेलाइट का वेलोसिटी क्या होता है, क्रिटिकल होता है। तो हमको ऑलरेडी पता है कि वेलोसिटी कितना है, क्रिटिकल है, कितना है, √2 gm/r है ना। सही बोल रहे हो, मैं गलत बोल रहा हूँ, तुम हाँ बोल रहे हो। √2 gm/r था क्या, √gm/r था। देखो, हाउ यू स्टार्ट डिराइविंग एक्सप्रेशंस, इक्वेशंस, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन 2 साल का फिजिक्स याद रखना, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो। आप स्कूल लेवल से वेलोसिटी मतलब स्पीड का डेफिनेशन सीखते आ रहे हो। व्हाट इज स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम पीरियड हर एक केस में होता है द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है, सैटेलाइट है। उसको एक चक्कर कंप्लीट करने में जितना भी टाइम लगेगा उसको बोल दोगे टाइम पीरियड। तो पहले तो डिफाइन कर लो टाइम पीरियड क्या है। टाइम पीरियड इज अ टाइम टेकन बाय सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड अर्थ, क्योंकि ये अराउंड अर्थ है। देन वी नो दैट स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिर्फ यहाँ पे स्पीड क्रिटिकल स्पीड है क्योंकि मोशन सर्कुलर है। अगर मोशन इलिप्टिकल होता तो मैं क्रिटिकल नहीं बोल सकता था, लेकिन अब बोल सकता हूँ क्योंकि ये मोशन कौन सा है, सर्कुलर। तो क्रिटिकल स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक चक्कर में डिस्टेंस कितना कवर होगा, 2πr सरकमफरेंस, क्योंकि एक राउंड में द सैटेलाइट गोज कवर्स 2πr डिस्टेंस, और एक राउंड को लगने वाला टाइम कितना है, कैपिटल टी। तो रफली रफली दिमाग में एक पिक्चर बन गया, क्रिटिकल स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्रिटिकल स्पीड इज वीसी, डिस्टेंस इज 2πr, टाइम इज कैपिटल टी। तो vc इक्वल टू 2πr/t, बट vc इज √gm/r। तो gm/r, √of gm/r इक्वल टू 2πr/t। हमको चाहिए था टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन। लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर रूट आ गया, राइट हैंड साइड पे स्क्वायर नहीं है, रूट नहीं है, स्क्वायर कर दो रूट हटाने के लिए। gm/r इक्वल टू 4π²r² टी स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओ, बाकी सबको राइट हैंड साइड में लेके जाओ। तो 4π²r³ ये बन गया आपका टाइम स्क्वायर का, टाइम पीरियड के स्क्वायर का एक्सप्रेशन। टी² इक्वल टू 4π²r³ मैंने जानबूझ के एक भी यहाँ पे लिखा नहीं है कुछ भी, आई एम जस्ट टेलिंग यू ओरली, क्योंकि ये क्वेश्चन जेई नीट में इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अभी तो आपको बोला कि सैटेलाइट का टाइम पीरियड, कल को बोल देंगे कोई प्लेनेट है जो स्टार के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है। तो जब हम आपने सैटेलाइट का टाइम पीरियड निकाला अराउंड अर्थ, तो जो m आया था वो सैटेलाइट का था कि अर्थ का था, अर्थ का था, एग्जैक्टली राइट। तो अगर एक प्लैनेट रिवॉल्व हो रहा है अराउंड स्टार, तो मास प्लैनेट का होगा कि स्टार का होगा, स्टार का होगा। तो दिस इज हाउ यू रिमेम्बर एक्सप्रेशंस। तो सबसे पहले टॉपिक पूरा पढ़ने के बाद यू शुड डू दिस ब्रेन मैपिंग कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे। अब इसके आगे मैं हर एक टॉपिक में ऐसा बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ से आगे ये जेई नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जितना भी हमारा अभी बचा है सिलेबस। तो यू हैव टू स्टार्ट डूइंग दिस एंड देन राइट इट डाउन ऑन अ पेपर। फाइनली एक टाइम आएगा जिसमें आपको फॉर्मूला याद रहेंगे। और रिमेंबर, सेम कॉन्सेप्ट आप आगे जाके एटॉमिक फिजिक्स में भी देखोगे, वहां पे भी बोलेंगे आपको फाइंड आउट एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या है, सर्कुलर है अराउंड न्यूक्लियस। इट इज जस्ट लाइक द मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड अर्थ। तो हम लोग पहले टाइम पीरियड को डिफाइन कर लेंगे, फिर उसका एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। और इसके आगे एक कॉन्सेप्ट आएगा बाइंडिंग एनर्जी, वो सेम कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन के लिए भी है। फिर तो ये जो टॉपिक है
It is again connected with one more chapter, that is atomic physics, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियर, 12th का चैप्टर नंबर 15 है, उसमें देखेंगे। पहले तो टाइम पीरियड डिफाइन कर लेते हैं। द टाइम टेकन बाय अ सैटेलाइट टू कंप्लीट one revolution around the earth is known as time period. So let us consider a satellite of mass m. Consider a satellite of mass m revolving around the earth in circular orbit of radius r. ये r क्या है? r प्लस h, मतलब क्या है? ऑर्बिटल रेडियस है। फिर वापस वही बाकी पैरामीटर बता दो। लेट कैपिटल M इज मास ऑफ अर्थ, h इज हाइट ऑफ द सैटेलाइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मास ऑफ अर्थ है, और हमने यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया कि मोशन क्या है? सर्कुलर है, तो vc क्या है? क्रिटिकल वेलोसिटी है। h इज हाइट ऑफ द सैटेलाइट और vc इज क्रिटिकल मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी है। देन जो हमको बेसिक स्कूल लेवल से पता है, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो यूज कर लेंगे। वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सिर्फ मैं यहाँ पे स्पीड के यहाँ पे लिख दूंगा क्रिटिकल स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्रिटिकल स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्रिटिकल स्पीड इज vc. Distance covered by satellite in one round around Earth is 2 pi r upon time period. 2 pi r upon time period is capital T. इक्वेशन नंबर 1। बट हमने अभी क्रिटिकल का एक्सप्रेशन डिराइव किया है gm बाय, यहाँ पे कैपिटल आर लिखना मत, वो स्पेशल केस होता है जिसमें हाइट इज वेरी वेरी स्मॉल। मैंने यहाँ पे अभी तक कुछ नहीं बोला कि हाइट इज वेरी स्मॉल। तो इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, from 1 and 2, vc is root of gm by r equal to 2 pi r by t, squaring on both sides. We get gm by r equal to 4 pi square r square upon t square. तो यहां से आपको मिल जाएगा t square equal to, अब इस पे जेई में भी क्वेश्चन आया है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आया। आपको बोला एक ग्राफ दिया है और बोला है व्हाट इज द स्लोप ऑफ टी स्क्वायर अगेंस्ट आर क्यूब, मतलब एक एक्सिस पे टी स्क्वायर प्लॉट किया, एक एक्सिस पे आर क्यूब प्लॉट किया। टी और आर नहीं, टी स्क्वायर आर स्क्वायर नहीं, टी स्क्वायर और आर क्यूब। तो टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन जी एम, राइट। तो वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, अभी हमने क्वेश्चन डिराइव किया, ये तो कर ही लेते हैं। फिर ये आर क्यूब है, ये टी स्क्वायर है, मतलब ये क्या है? वाई है, ये क्या है? एक्स है। तो टी स्क्वायर हमारे पास क्या आया? 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम इंटू आर क्यूब। ये क्या है? वाई है, ये क्या है? एक्स है। तो नेचर क्या होगा? स्ट्रेट लाइन, वाई इक्वल टू एम एक्स। तो ये कौन है फिर? एम है। तो व्हाट इज स्लोप? 4 पाई स्क्वायर बाय जी एम। जे 2019 या 20 का क्वेश्चन था ऐसा कुछ। व्हाट इज सो डिफिकल्ट? नथिंग, सिर्फ एक्सिस कौन से देख लो, y इक्वल टू एम एक्स, स्ट्रेट लाइन है वो, इट इज अ स्लोप। देन अगर आपको केप्लर्स
केपलर्स थर्ड लॉ याद होगा तो, है क्या? लॉ ऑफ टाइम पीरियड, द टाइम पीरियड ऑफ अ प्लैनेट, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ any planet around sun is directly proportional to cube of semi major axis. सेमी मेजर क्योंकि ऑर्बिट इलिप्टिकल था, यहाँ पे ऑर्बिट सर्कुलर है। लेकिन अगर आप देखोगे तो 4 कांस्टेंट, पाई स्क्वायर कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, एम भी कांस्टेंट, तो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन तो मुझे मिल गया। लेकिन इसमें ना 4 पाई स्क्वायर जी एम सब क्या है, कांस्टेंट है। देयरफॉर यू सी दैट कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, मतलब ये लगभग लगभग वैसा ही बन गया। इट इज जस्ट लाइक केपलर्स थर्ड लॉ, सिर्फ केपलर्स लॉ देयर वर स्ट्रिक्टली फॉर प्लैनेट्स अराउंड सन, और ये है सैटेलाइट अराउंड अर्थ। तो दिस इज नॉट वेरी डिफरेंट, लगभग वही है। तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। यहाँ तक क्लियर? तो मतलब आपके पास याद रखने के लिए और भी काम आसान हो गया आपका। अब हम एक स्पेशल केस देख लेते हैं फिर। स्पेशल केस कुछ नहीं है, स्पेशल केस, स्पेशल केस मतलब हाइट इज लेस। So if h is very less than r, so small r, which is r plus h, is approximately equal to r. तो फिर अगर ऐसा है तो क्या करोगे तुम? बहुत सिंपल सी बात है, ये जो एक्सप्रेशन है इसको यूज कर लो। अभी मैंने नोट्स में अलग लिखा होगा तो आई डू नॉट रिमेम्बर, मुझे याद नहीं लिखा है, कैसा लिखा है मुझे याद नहीं। यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, वहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो वॉट एवर इट इज, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई विल से इक्वेशन नंबर 3 से। From equation number 3, you have t square equal to 4 pi square upon gm capital R cube, small r की जगह पे capital R cube. Good. Then take square root. तो t equal to 4 pi square का square root 2 pi, और ये जो है ना R cube, और यहाँ पे क्या है gm, इसका स्क्वायर रूट। बट क्योंकि हाइट कम है, हाइट अगर कम है तो फिर g की वैल्यू कहाँ पे लोगे? सरफेस पे ही। और g की सरफेस वैल्यू क्या होती है? gm/r², क्योंकि हाइट कम है, बिकॉज हाइट वाज लेस। सिंस हाइट वाज लेस, यू कैन हैव दिस। देयरफॉर टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ r³ अपॉन gm, लेकिन gm है gr², तो gr², r³ और r² कैंसल, तो ऊपर बचेगा एक r, नीचे बचेगा g। तो इट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ r/g। तो शायद सिर्फ डेरिवेशन के स्टेप्स मैंने अलग लिखे होंगे, वो आंसर तो यही आएगा। आंसर तो यही है 2 पाई r/g, और दैट इज मिनिमम टाइम पीरियड, क्योंकि मिनिमम टाइम पीरियड मतलब हाइट इज वेरी स्मॉल। जितना हाइट कम होगा उतना ऑर्बिटल रेडियस कम होगा। देखो, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू r³। आर का कम होना मतलब टाइम पीरियड का कम होना। तो अगर मैं बोलता हूँ कि हाइट बहुत ही कम है, h इज वेरी लेस देन r, मतलब कैपिटल R प्लस h इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू r, तो ये जो सैटेलाइट है ये लगभग अर्थ की सरफेस पे ही है। तो सबसे कम ऑर्बिटल रेडियस, इससे कम तो नहीं हो सकता ना, अर्थ के अंदर तो जाएगा नहीं वो, इट विल डिपेंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो व्हेन यू हैव अ सैटेलाइट व्हिच इज वेरी नियर, तो उसका टाइम पीरियड क्या आएगा? 2 पाई अंडर रूट ऑफ r/g। जस्ट फॉर द वेरिफिकेशन केस एक कैलकुलेशन करके देख लेते हैं, मैं रिपीट भी करके देता हूँ, लेकिन तुमको समझ में आ जाएगा कि व्हाट आई एम सेइंग। व्हाट इज रेडियस ऑफ अर्थ? 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर है। 1 2 3 ये मीटर है, बराबर। डिवाइडेड बाय g³ 10 ले लेते हैं, रफली 6,40,000। इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं 800 इंटू 2 पाई, इंटू क्या 2 पाई इंटू 2 पाई है। 2 पाई मतलब 6.28, कितना आ गया? 5024 सेकेंड्स। सेकेंड्स को मिनट में कैसे कन्वर्ट करते हो? डिवाइड बाय 60, 83.73। कुछ याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? 85 मिनट्स ऐसा कुछ हमने मेंशन किया था क्या? पोलर सैटेलाइट्स,
मैंने क्या बोला था, वो लोअर अल्टीट्यूड के सैटेलाइट्स होते हैं, मतलब उसका हाइट बहुत कम है। और कितना टाइम पीरियड आया था, 85। मैं आ गया 83.33। मैं रफली रफली बोला था मैंने 85, तो कितना है 83.33। एक राउंड के लिए 83.33। टोटल दिन में 24 आवर्स होते हैं ना, 24 आवर्स में कितने मिनट होते हैं, 60 डिवाइडेड बाई 83.33। ओ 19 राउंड। तो ये जो एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया, ये वेरिफिकेशन है कि जो हमने जो कुछ लिखा है वो सही है। क्योंकि अगर तुमको डाउट है, हो सकता है कभी डिराइव कर रहे हैं, अभी जैसे मैंने डिराइव करके दिया, मुझे याद नहीं कि नोट्स में मैंने कौन से स्टेप्स फॉलो किए, बट रफ आइडिया तो था। हाइट अगर छोटा हो, अगर हाइट छोटा हो, तो जहां मुझे स्मॉल आर दिख रहा है वहां पे क्या लिखूंगा मैं, कैपिटल आर। तो मैंने सीधा क्या किया, थर्ड इक्वेशन लिया, स्मॉल आर की जगह पे लिख दिया कैपिटल आर, स्क्वायर रूट ले लिया, तो मुझे मिल गया टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर क्यूब बाई जी एम। हाइट कम था तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी सरफेस वैल्यू जी एम बाई आर स्क्वायर, वो सब्स्टिट्यूट कर दिया तो मुझे मिल गया 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर बाई जी। तो सिर्फ क्रॉस वेरीफाई करने के लिए कि मैंने जो लिखा है वो सही है कि नहीं, मैंने वैल्यूज डाल दिए, आर की वैल्यू ले ली, जी की वैल्यू ले ली, स्क्वायर रूट ले लिया, जी मतलब स्क्वायर रूट आ गया आपके पास 800 इंटू 6.28 कर लिया 83.33, मतलब 5024 सेकेंड्स, और मिनट्स में 83.33 हो गया वेरीफाई। कि जो हमने पोलार सैटेलाइट के बारे में मेंशन किया था कि लोअर अल्टीट्यूड है, लोअर अल्टीट्यूड है और टाइम पीरियड रफली रफली 85 मिनट्स है, तो वेरीफाई हो गया कि हमारा एक्सप्रेशन सही है। इसके लिए एक चीज याद रखो, व्हाट पीपल डू इज, मैंने देखा है बहुत सालों से देख रहा हूँ, थ्योरी पार्ट कंप्लीटली निग्लेक्ट कर देते हैं। नीट वालों के लिए तो खासकर थ्योरी पे क्वेश्चन आते हैं, और जेई साइड पे भी तुमको अगर वैल्यूज पता है, क्योंकि तुमने अगर थ्योरी नहीं पढ़ा, छोड़ दिया, वो क्या बोला सैटेलाइट जाने दो, तो तुमको पता ही नहीं होता 85 मिनट से, तो कंफ्यूजन अगर होता तो तुम वेरीफाई कर ही नहीं सकते हो। तो थ्योरी फिजिक्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर दिस, अनलेस यू नो थ्योरी रिजल्ट नहीं आएगा, मैं अभी बता देता हूँ, थ्योरी पे फोकस होना चाहिए। देन तो बाकी मेथड्स भी तुम यूज कर सकते हो टू फाइंड आउट व्हाट इज टाइम पीरियड, बट रफली रफली आई विल टेल यू कि हमने क्या किया। हमको क्या फाइंड करना था, टाइम पीरियड फाइंड करना था, किसका, सैटेलाइट का अराउंड अर्थ। हमने स्टार्ट किया बाय डेफिनेशन ऑफ स्पीड, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन यहाँ पे स्पीड कौन सा है, क्रिटिकल है, क्योंकि मोशन क्या है, सर्क्यूलर है। एक राउंड में डिस्टेंस कितना, 2 पाई आर, और टाइम पीरियड इज कैपिटल टी। लेकिन वीसी क्या है, अंडर रूट ऑफ जी एम बाई आर है, ये आ जाएगा 2 पाई आर बाई टी। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स आई विल गेट जी एम बाई आर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। So you get t square equal to 4 pi square r cube by gm. If you take, of course g 4 pi square by gm एक constant है, तो t square is proportional to r cube. 4 pi square by gm is the slope of graph. कौन सा ग्राफ, t square versus r cube. Very good. Then, और if just to tell you again, ये 4 pi square by gm ये आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में लगने वाला है। देखोगे आप जब हम स्टार्ट करेंगे, तो एक काम करना, इसकी वैल्यू फाइंड करके रख देना और याद करके रख लेना रफली रफली, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको बोलेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का हाइट फाइंड करो। फाइंड द हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, दो टाइप से पूछते हैं, एक पूछते हैं फाइंड द हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इन किलोमीटर्स, एक पूछते हैं फाइंड द हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। मतलब आपको आंसर इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ लिखना है। तो क्या क्या आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करना है, किसका, जियो स्टेशनरी। व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी, 24 आवर्स। तो आपको टाइम पीरियड दिया नहीं, लेकिन दिया, वैल्यू नहीं दिया, लेकिन क्या बोला, जियो स्टेशनरी। या फिर ऐसे ही बोलेंगे फाइंड द हाइट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट। व्हाट इज टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी। फाइंड द हाइट ऑफ लेट अस से जीपीएस ट्रैकिंग सैटेलाइट, 85 मिनट्स। तो ये सारे वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। तो वहां पे जब हाइट पूछा होगा, हाइट जब पूछा होगा, तो इधर तुम उस केस में आर स्क्वायर आर क्यूब नहीं लिख सकते हो, क्यों, और तुमने अप्रोक्सीमेशन करके हाइट ही हटा दिया, तो क्या फाइंड करोगे फिर। हाँ, तो वहां पे आप क्या लिखोगे, आर प्लस एच।
उसको सॉल्व करेंगे, वो बाद में करेंगे। अभी फिलहाल तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा अप्रोच क्या था। हमारा अप्रोच ये था। अब इफ आई टेक स्क्वायर रूट, आई गेट टी इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट 2 पाई स्क्वायर का पाई आर क्यूब और जी एम दोनों गए रूट के अंदर। इसमें इसमें अगर मैं जी एम के लिए सब्स्टिट्यूट करता हूं, अभी तक मैंने हाइट स्मॉल लिखा क्या? नहीं। तो फिर जी एम पता है क्या आएगा? जी एच इंटू आर स्क्वायर। क्यों आर स्क्वायर? क्योंकि हाइट पे तुम क्या लिखते हो? जी एम अपॉन आर प्लस एच, लेकिन आर प्लस एच क्या होता है? आर आर स्क्वायर। तो यहाँ से जी एम क्या मिल गया हमको? जी एच इंटू, तो ये क्यूब और ये कैंसल, तो टाइम पीरियड को क्या मिल गया? 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर बाय जी एच। फिर आप इसी को लिख सकते हो, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर प्लस एच अपॉन जी एच। नाउ इफ एच इज वेरी वेरी स्मॉल देन आर, देन बताओ, देन व्हाट? देन टाइम पीरियड इज मिनिमम फर्स्ट ऑफ ऑल, and r plus h is approximately equal to r, and lastly gh equal to g. Therefore time period equal to 2 pi under root of r by, फिर वही इक्वेशन आ गया, दूसरे मेथड से आ गया। तो एनी ऑफ दिस टू मेथड यू कैन वर्कआउट, सिंपल है। क्लियर? अब एक लास्ट टॉपिक है इससे कनेक्टेड, सैटेलाइट से। फिर एक लास्ट टॉपिक रह जाएगा इस चैप्टर का, दैट इज कॉल्ड एज वेटलेसनेस। वेटलेसनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो हम बाद में कवर करेंगे, लेकिन पहले ये देख लेते हैं। अब अगला टॉपिक है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। टू मेक थिंग्स सिंपल फॉर यू, बाइंडिंग एनर्जी फिजिक्स में तुम कहीं पे भी सुनोगे ना, टोटल एनर्जी होता है विद माइनस साइन। किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आने दो, न्यूक्लियर फिजिक्स में न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी होगा, एटॉमिक फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन का बाइंडिंग एनर्जी होगा। और बाइंडिंग मतलब फोर्सेस आर अट्रैक्टिव, बाइंड है ना, सिस्टम बाउंड है। मून अर्थ के साथ क्या है? बाउंड है, क्योंकि फोर्स क्या है? अट्रैक्टिव है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ क्या है? बाउंड है, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स है। तो बाइंडिंग ये वर्ड तब यूज होगा जब फोर्सेस हो अट्रैक्टिव। और बाइंडिंग एनर्जी के दो मतलब होते हैं। एक तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी, देखो अच्छे से सुन लो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू बाइंड द सिस्टम, मतलब इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के साथ बाइंड करने में जितना भी एनर्जी लगा, या फिर सैटेलाइट को अर्थ के साथ बाइंड करने में जितना भी एनर्जी लगा, उसको बोलते हो बाइंडिंग एनर्जी। उल्टा भी मतलब होता है, जितना बाइंड करने में लगता है उतना ही उसको हटाने में लगता है। तो यहाँ पे हम उल्टा डिफाइन करेंगे, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू टू रिमूव अ सैटेलाइट फ्रॉम इट्स ऑर्बिट, मतलब टू एस्केप द सैटेलाइट फ्रॉम इट्स ऑर्बिट। द मिनिमम एनर्जी given to a satellite, कौन सा सैटेलाइट? ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, such that it escapes from Earth's gravitational field is known as binding energy। और इसी को आप अगर एटॉमिक फिजिक्स के कॉन्टेक्स्ट में बोलोगे, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड और गिवन टू अ इलेक्ट्रॉन such that it escapes from the atom। मतलब पता है, अगर एटम में से इलेक्ट्रॉन गया तो क्या बनता है? बनता है ना। इसी को आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हो, सुना केमिस्ट्री में। तो बाइंडिंग एनर्जी ही आयोनाइजेशन एनर्जी भी होता है, राइट। तो जितना एनर्जी रिमूव करने में लगा, दैट इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। अब थोड़ा सा अगले स्टेप पे जाते हैं। मतलब पिक्चर तो क्लियर है, बाइंडिंग एनर्जी हमको जितना भी एनर्जी सैटेलाइट क्या कर रहा है? सिर्फ रिवॉल्व नहीं बोल सकते, क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है अराउंड अर्थ, अराउंड अराउंड अर्थ। इसको रिमूव करना है, इसको अर्थ के फील्ड से एस्केप करवाना है। तो जितना भी एनर्जी लगेगा उसको क्या बोलोगे? अब आप सोचो, इमेजिन इमेजिन
ये जो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा था इन सर्कुलर ऑर्बिट, इमेजिन उसका 1000 जूल का एनर्जी है। तो उसका टोटल एनर्जी कितना है? 1000। अब मैं टोटल क्यों यूज कर रहा हूँ? ये जो सैटेलाइट रिवॉल्व हो रहा था, इसके पास कौन कौन से एनर्जी थे? काइनेटिक एंड पोटेंशियल। हाउ कैन यू से काइनेटिक? बिकॉज इट इज इन मोशन। वेरी गुड। हाउ कैन यू से पोटेंशियल? बिकॉज इट इज इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। वहीं से तो एस्केप करवाना है ना उसको, तो दोनों होंगे। मतलब एनर्जी ऑन अकाउंट ऑफ इट्स मोशन भी है एंड एनर्जी ऑन अकाउंट ऑफ इट्स पोजीशन भी है। तो टोटल एनर्जी अगर 1000 है, बराबर, तो 1000 जूल का एनर्जी कब यूज हुआ? इसको बाइंड करने के लिए। सही है। तो रिमूव करने के लिए कितना लगेगा? -1000। वेरी गुड। तो बाइंडिंग एनर्जी इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। तो अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी पूछा है तो टोटल एनर्जी फाइंड करना है और साथ में क्या लगाना है? माइनस साइन लगाना है। और सिर्फ यहाँ पे नहीं, फिजिक्स में जहां कहीं भी तुम बाइंडिंग एनर्जी वर्ड सुनोगे, हर जगह पे यही है। तो इनफैक्ट 4 से 5 चैप्टर जब सो कनेक्टेड, जो तुम फॉर्मूला बुक तुमको दिया है, तुम फॉर्मूला बुक खोल के देख लेना जाके, एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर बनेगा फॉर्मूला का। मतलब जो बाइंडिंग एनर्जी तुमको मैं अभी यहाँ बताने वाला हूँ, वही तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज करोगे, सेम टू सेम। राइट। तो कॉन्सेप्ट क्या है? हमारे पास एक सैटेलाइट है जो ऑलरेडी रिवॉल्विंग है सर्कुलर ऑर्बिट में, मतलब उसके काइनेटिक एनर्जी भी है, उसका पोटेंशियल एनर्जी भी है, तो उसका टोटल एनर्जी निकालते आएगा। तो कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। हमको उसको रिमूव करना है। कहां से? अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से। तो उसको एनर्जी देना पड़ेगा। कितना दोगे? कम से कम जितना उसका ऑलरेडी है उतना देना पड़ेगा, विद अपोजिट साइन। राइट, क्लियर? देन लेट अस फर्स्ट डिफाइन बाइंडिंग एनर्जी। तो कैसे डिफाइन करेंगे? द मिनिमम एनर्जी, आगे, रिक्वायर्ड टू रिमूव a satellite from Earth's gravitational field. The minimum energy required by a revolving satellite, to escape from Earth's gravitational field, is known as binding energy. तो फिर वही सैटेलाइट सर्कुलर मोशन में है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो मुझे सर्कुलर मोशन दिखाना पड़ेगा। तो वी हैव अ सैटेलाइट which is performing circular motion around Earth in which type of orbit? Circular orbit. H is the height, R is the radius of Earth, small r is orbital radius, etc etc. तो ये सब तो हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया, किया कि नहीं मेंशन? तो consider a satellite of mass m revolving around the Earth in circular orbit of radius r. Let m is mass of Earth, h is height of Earth, v is critical velocity. तो ये सब मैं लिखूंगा नहीं। अब जरूरत है क्या लिखने की? नहीं। तो आपको ऑलरेडी पता है, हमारे पास एक सैटेलाइट है विच इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ ऑर्बिटल रेडियस स्मॉल r, height is h from the surface of earth, small m is mass of satellite, capital M is mass of earth. ये सब हमको पता है। नाउ since satellite is revolving in the gravitational field of earth, it possesses both kinetic energy as well as potential energy. काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना बहुत सिंपल टास्क है। इट इज हाफ m, कौन सा?
मास ऑफ सैटेलाइट। चक्कर कौन लगा रहा है, तो मास किसका, v, कौन सा स्क्वायर, bc स्क्वायर। तो दिस इक्वल टू हाफ m जी m बाय r। bc क्या था, अंडर रूट ऑफ जी एम बाय आर था, उसका स्क्वायर कर लिया। तो ये ऐसा था, ये था अंडर रूट में, फिर हमने इसका कर लिया स्क्वायर, तो रूट और स्क्वायर हो गया क्या आंसर। इलेक्ट्रॉन का एनर्जी पता है कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी, गेस गेस गेस। वहां पे भी हाफ एम वी स्क्वायर लिखोगे, लिखोगे ना, वही है ना बात। वहां पे कितना आता है पता है, 1/4πε0, क्योंकि जी के पे क्या आता है, 1/4πε0। और डिनोमिनेटर में और एक 2 है, कितना है, कितना है, 2 है। तो वहां पे 1/8πε0, जी का काम हो गया, 2 का काम हो गया, बराबर, बराबर। देन, अरे मैं ये बोल रहा हूं, अगर इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी की बात करोगे तो हाफ एम वी स्क्वायर ऐसा देखोगे, बराबर, 1/2। अब वहां पे जो v का एक्सप्रेशन आता है ना, वो मैं बाद में बताऊंगा कैसे बनता है, अभी फिलहाल सिर्फ एनर्जी फाइंड करने से मतलब रखो। या फिर मैं एक काम करता हूँ, ये थोड़ा तुमको डिफिकल्ट जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी के टाइम बता देता हूँ, वो ज्यादा इजी होगा, क्योंकि यू डू नॉट नो व्हाट इज v फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट, वो 12th में सीखोगे। तो बताता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी आएगा तब बताता हूँ। इसको बोल देंगे एक्सप्रेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, बताओ। और ये कौन सा पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। या तो तुम डायरेक्टली फॉर्मूला बता दो मेरे को, -g कैपिटल M स्मॉल m बाय r। या तो तुम बोल सकते हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू मास ऑफ सैटेलाइट। सीखा था हमने लास्ट लेक्चर में, व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओ बाबा रे, कैसे काम चलेगा। ये था क्या एक्सप्रेशन, फिर हम लोगों ने इसको ब्रैकेट के अंदर लिखा था क्या, यस। फिर हमने बोला था क्या कि ये सिर्फ अर्थ के मास पर, लोकेशन पे डिपेंड करता है, यस। हमने इसको नाम क्या दिया था, पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। किसकी वजह से है, अर्थ की वजह से है। कहाँ पे है, आर लोकेशन पे है। ये एम मास ऑफ ऑब्जेक्ट है जो रिवॉल्व कर रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज पोटेंशियल इनटू मास। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू मास ऑफ सैटेलाइट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसका, अर्थ का, क्योंकि सोर्स कौन है, अर्थ है। उस सोर्स में, उस फील्ड में, अर्थ की फील्ड में कौन रिवॉल्व कर रहा है, तो मास किसका, सैटेलाइट का। मैं एक्चुअली चाहता तो मैं डायरेक्टली लिख देता कि पोटेंशियल एनर्जी हमको पता है कितना है, -gm/r और इनटू स्मॉल है। फिर मैंने जानबूझ के ऐसा क्यों लिख के दिया, क्योंकि तुम डायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी लिखने से मेरा एक प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, लेकिन ये फॉर्मूला लिखने से 5 प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, क्योंकि कभी कभी आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछते हैं, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू रिमेंबर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एग्जैक्टली। इट इज जीपीई अपॉन एम, the amount of work done in moving 1 kilogram mass from infinity to that point. Gravitational potential energy per unit mass is gravitational potential. Gravitational potential energy per unit mass is gravitational potential. Otherwise, gravitational potential energy is equal to gravitational potential multiplied by mass. किसका पोटेंशियल, सोर्स का। सोर्स कौन है, किसका, मास। टेस्ट का, टेस्ट कौन है, सैटेलाइट है। तो दिमाग में फिट कर लो अब, अगर अर्थ अर्थ रोटेट हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है अराउंड सन, सोर्स कौन है, तो पोटेंशियल किसका है, तो -gms/r, वेर r इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड स्मॉल m इज मास ऑफ अर्थ। तो दैट इज वाई मैंने ऐसा लिखा है उसको। मैं डायरेक्टली बता सकता था कि हमने देखा है -gmm/r, वो करके तुम्हारा सिर्फ सैटेलाइट और अर्थ का केस सॉल्व हुआ, लेकिन ऐसा इक्वेशन लिख के तुम्हारा अर्थ और सन का भी केस सॉल्व हो गया। गुड, क्लियर, यहाँ तक क्लियर, बराबर, गुड गुड। तो मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला याद कैसे रखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ अर्थ मल्टीप्लाइड बाय
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनटू चार्ज। चार्ज जो रिवॉल्व हो रहा है, रिवॉल्व कौन हो रहा है? इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या? माइनस ई। पोटेंशियल एनर्जी को मैं बोलूंगा यू। यू नो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला लिख के दिया था मैंने, 1/4 पाई सोर्स चार्ज अपॉन डिस्टेंस। सोर्स चार्ज प्रोटॉन, अगर हाइड्रोजन एटम है तो न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है, हीलियम एटम है तो, लिथियम है तो, इन जनरल व्हाट इज दैट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटॉमिक नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो मैंने पूछा हाइड्रोजन, आपने बोला 1, मैंने बोला हीलियम, आपने बोला 2, लिथियम 3, कार्बन 6, ऑक्सीजन, तो जेडी। और ये माइनस ए, और ये माइनस इधर, और ये ई और ई बराबर है। तो तुम देख रहे हो सिमिलरिटी। ये कौन था? ये हमारा जी था, ग्रेविटेशन में जी था। और अगर मैं इसको ई स्क्वायर नहीं लिखता हूँ, मैं अगर इसको ई स्क्वायर नहीं लिखता हूँ, तो ये हमारा चार्ज 1 है और ये चार्ज 2 है। और ग्रेविटेशन लिखोगे तो चार्ज के भी क्या लिखोगे? मास। तो मास 1 है, मास 2 है, अपॉन क्या है, और साथ में क्या है? -Gmm/r। तो ऐसा लिखने की वजह से हमारे और 5 प्रॉब्लम सॉल्व हो गए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। क्योंकि अब अगर आपको ग्रेविटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पता है, मतलब आपको ग्रेविटेशनल टोटल एनर्जी भी पता है, मतलब आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक टोटल एनर्जी भी पता है। कैसे? मैंने अभी बताया ना जी। मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी कितना आया तुम्हारा यहाँ पे? कितना आया? कितना आया? 1/2 जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 1/2 जी कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 सोर्स चार्ज, मतलब जेडी। और दूसरा चार्ज इलेक्ट्रॉन अपॉन क्या हो गया? 1/8 पाई एप्सिलॉन 0 जेडी स्क्वायर बाय, ये आ गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लो। कितना आया पोटेंशियल एनर्जी? माइनस जी, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल एम, मतलब चार्ज 1। चार्ज 1 कितना है? जेडी। चार्ज 2 कितना है? अपॉन आर। बराबर। गुड। फॉलो कर रहे हो चीजों को? यू हैव टू डू दिस, क्योंकि फिर तुमको इक्वेशन याद रखने में दिक्कत नहीं होगी। तो अब पोटेंशियल और काइनेटिक हमने देख लिया कैसे फाइंड करते हैं दोनों केसेस में। व्हाट इज टोटल एनर्जी? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो यहाँ पे भी टोटल एनर्जी जब तुम फाइंड करोगे, दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक कितना आएगा यहाँ पे? हाफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर। पोटेंशियल कितना था? माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय, आधे में से एक गया तो -½ तो -1/2 जी एम एम बाई। गुड। ये हो गया आपका टोटल एनर्जी। व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी? नेगेटिव ऑफ टोटल। सो बाइंडिंग एनर्जी इज डिफाइंड एज द नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस, हाफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई, हो गया खत्म। तो जस्ट समरी, हमारे पास एक सैटेलाइट था of mass small m, it is revolving around earth of mass capital M in circular orbit of radius small r। क्योंकि रिवॉल्विंग है मतलब मोशन है, मतलब काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर। कौन सा वी? वी सी। हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, उसका काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर।
देन BC यहाँ पे होता है हाफ m रूट ऑफ GM/r, रूट स्क्वायर हो गया। यहाँ पे अगर आप ग्रेविटेशन के एनर्जी को फॉलो करोगे तो G होता है 1/4πε0 बराबर, और हाफ अलग से हाफ है ना, तो यहाँ पे हाफ क्या है, अलग से है, ये हाफ हो गया, ये G की जगह पे कांस्टेंट आ गया, क्या बचा m1m2/r। m1m2 मतलब चार्ज ऑन न्यूक्लियस इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन, क्लियर है तक, ऐसा आता है और ऐसा ही आता है। तो ये आ गया आपके पास 1/8πε0 ZE²/r। सिर्फ याद रखना काइनेटिक एनर्जी में कभी भी नेगेटिव मत लिखना, क्योंकि मास कभी नेगेटिव होता नहीं है। स्पीड अगर नेगेटिव हुआ भी तो उसका स्क्वायर कर रहे हो, तो यू शुड नॉट बी राइटिंग डाउन नेगेटिव विद द काइनेटिक एनर्जी। इफ यू आर राइटिंग डाउन नेगेटिव विद द काइनेटिक एनर्जी मतलब फिजिक्स तुमको समझा ही नहीं है। कैन यू से यू हैव योर काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव? नहीं हो सकता, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ही है आपका। क्यों 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 क्यों? मैंने अट्रैक्टिव फोर्स है, बिकॉज यू आर बाउंड टू द अर्थ। मैंने परसों भी बताया था, जब जब अट्रैक्टिव फोर्स हो, क्लियरली बोला था मैंने, तो टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है और काइनेटिक पॉजिटिव होता है। जब फोर्स रिपल्सिव हो तो तीनों के तीनों पॉजिटिव होते हैं। फिर तुमने फाइंड किया पोटेंशियल एनर्जी, इसके लिए तुमने क्या लिखा, -G M/m, यहाँ पे भी वही करोगे, पोटेंशियल एनर्जी -1/4πε0 Z²/r बराबर। डू यू नोटिस वन मोर थिंग हियर? अगर तुमने देखा होगा तो ये और ये देख रहे हो क्या है, हाँ लगभग सेम है, सिर्फ माइनस साइन छोड़ दिया तो। आ रहा है क्या ध्यान में? मतलब काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मैग्नीट्यूड वाइज, मॉड वाइज। तो अभी और इजी हो जाएगा, याद रखना। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी फॉर ग्रेविटेशन या फिर फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब केस ऑफ इलेक्ट्रॉन? हाफ ऑफ वेरी गुड, हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज टोटल एनर्जी? दोनों का एडिशन। काइनेटिक में हाफ GMM/r है, पोटेंशियल में -GMM/r है, तो हाफ में से 1 गया तो कितना बचा, माइनस। वेरी गुड, वेरी गुड, सही है, यस। लेकिन ये कौन है, ये कौन है? तो व्हाट इज टोटल एनर्जी? नेगेटिव ऑफ व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? पोटेंशियल बाय 2। तो व्हाट इज टोटल एनर्जी? हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी आया माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी था पोटेंशियल एनर्जी का हाफ, तो टोटल क्या है, हाफ ऑफ पोटेंशियल। हो गया। इधर भी सेम आएगा, इधर भी सेम होगा, सिर्फ इधर क्या है, इधर क्या है, इधर ऐसा है, यहाँ पे 1/8 है, यहाँ पे 1/, I'll give you some good numbers. What is half minus 1/4? हाँ, 1 में से हाफ गया तो हाफ में से 1/4 गया तो 1/4, 1/4 में से 1/8 गया तो 1/8 में से 1/16 गया तो हाफ में से 1 गया तो 1/4 में से हाफ गया तो 1/8 में से 1/4 गया तो 1/8 में से 1/4 गया, क्योंकि 1/8 क्या है, पॉजिटिव है, 1/4 क्या है, नेगेटिव है, तो 1/8 में से 1/4 गया तो -1/8। पक्का 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 कि 4? तो -1/8, -1/8πε0 ZE²/, ये कौन था? तो टोटल एनर्जी इज माइनस ऑफ, बराबर है। और काइनेटिक क्या होता है, हाफ ऑफ पोटेंशियल, तो टोटल एनर्जी इज हाफ ऑफ, दोनों के दोनों एग्जैक्टली सेम, बराबर। और बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, नेगेटिव टोटल। मतलब बाइंडिंग अगर तुमको लिखना है इधर, तो दैट इज GM/m2r। और यहाँ पे लिखना है अगर तुमको बाइंडिंग, तो ये आ जाएगा +1/8πε0
8 पाई इप्सिलॉन 0 जेड स्क्वायर बाय। तो तुमने आज 12वीं का भी एक बड़ा टॉपिक साथ में कवर कर लिया। गुड। सो लास्ट थिंग दैट इज रिमेनिंग इज वेटलेसनेस, तो वो हम देखेंगे कल, और टुमारो वी विल स्टार्ट विद रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स, एंड मोस्ट प्रोबेबली शायद कल ये चैप्टर भी खत्म हो जाए।